सो यस वी आर गोइंग टू कंप्लीट एंटायर डिपॉजिट चैप्टर, है ना। फोकस रखो। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर एक कंपनी डिपॉजिट किससे ले सकती है। तो बोले अपने मेंबर से कोई भी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है। तो अगर आपको मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो एनी कंपनी कैन टेक, बट अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकती है, इलिजिबल कंपनी ले सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर अपने को मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हमें देखना पड़ेगा। तो बोले वो लिखिए सेक्शन नंबर 73 के अंदर। लेकिन अगर आपको डिपॉजिट लेना है पब्लिक से तो आपको सेक्शन नंबर 73 भी कंप्लाई करना पड़ेगा और सेक्शन नंबर 76 भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यह आना चाहिए कि सर हम लोग डिपॉजिट तो ले सकते हैं ना, कौन सी कंपनी किससे कितना डिपॉजिट ले सकती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ कंपनी के बारे में बताया। दिस इज इलिजिबल कंपनी। इलिजिबल कंपनी आप अपने पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हो और मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हो। अगर आप इलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी हो, एट द एंड यू आर इलिजिबल कंपनी, तो आप पब्लिक से भी और मेंबर से भी दोनों से डिपॉजिट ले सकते हो। लेकिन अगर आप इलिजिबल कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक से डिपॉजिट ले ही नहीं सकते हो। आप किससे डिपॉजिट ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकते हो। क्वेश्चन आता है सर एक इलिजिबल कंपनी हम लोग किसको बोले। तो इलिजिबल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका एक तो पेड अप शेयर नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। तो तीन बातें मैंने आपको बताई कि सर ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, एक तो इसका नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए कितना, 100 करोड़ एंड मोर, या फिर इस कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ एंड मोर, तो ही आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। सर कितना डिपॉजिट किससे ले सकते हैं, तो देखो एलिजिबल कंपनी आपको एक अपर कैप डाल दिया हमने, क्या आप पब्लिक से ले सकते हो 25% और आप मेंबर से ले सकते हो 10%। हमने डीपीटी 1 का फॉर्म खोलकर क्लास के अंदर देखा। ठीक है। इलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप भी 35% तक ले सकते हो, लेकिन कोई बाइफर्गेशन नहीं है। मतलब आप चाहो तो 35% पब्लिक से लो, आप चाहो तो 35% मेंबर से लो, आप चाहो आधा परसेंट इनसे आधा इनसे, आपकी मर्जी। 35% का अपर कैप है। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि गवर्नमेंट इलिजिबल कंपनी मैक्सिमम 25% ही पब्लिक से ले सकती है। आंसर इज नो, फॉल्स स्टेटमेंट था। अगला बात आता है अगर आप एक इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो आप मैक्सिमम 35% ले सकते हो, किससे, मेंबर से, पब्लिक से नहीं। अगर सर मैं एक प्राइवेट कंपनी या आईएफएससी प्राइवेट एक आईएफएससी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी हो, आप अपने मेंबर से 100% तक का डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में बात आता है सर अगर मैं एक स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी हो तो आप 100% के बियॉन्ड भी जा सकते हो, आपके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज हम लोग किसका निकालेंगे, सोचो। तो बोले परसेंटेज पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब सर कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो 100% के बियॉन्ड अपने मेंबर से पैसा ले सकती है। तो बोले स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, पहले 10 साल में आपके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आप पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा का भी पैसा मेंबर से ले सकते हो। या फिर अगर आप एक सुसज्जन प्राइवेट कंपनी हो, मतलब ना ही आप किसी के एसोसिएट हो ना ही आप किसी की सब्सिडरी हो। दूसरा, आपकी जो बोरिंग है ना वो एक आइडियल रेशियो से कम है, कितना, ट्वाइस ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। और तीसरी बात, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं, आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, किसके बारे में, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 100% की बियॉन्ड भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। एक बार याद कर लेना, इलिजिबल कंपनी, इलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक से 25%, मेंबर से 10%, इलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी दोनों से मिला के 35%, इलिजिबल इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से 35%, आईपीएससी कंपनी और प्राइवेट कंपनी आप कर सकते हो 100%, 100% और पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन इसके बियॉन्ड जाना है तो फिर ओनली प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है पहले 10 साल में, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कौन सा, तो पहली कंडीशन है इसकी कि आपका जो सॉरी, पहली कंडीशन क्या है, आप किसी के एसोसिएट नहीं हो, आप किसी की सब्सिडी नहीं हो। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो बोरोइंग है दैट इज क्या, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से नीचे होना चाहिए। और तीसरा, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया रीपेमेंट के केस में। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आते हैं सर टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। जो आपका डिपॉजिट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 मंथ का, मैक्सिमम कितना हो सकता है 36 मंथ का। ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन आता है
क्या हम लोग 6 मंथ से छोटा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो? तो बोले देखो, अगर आपको 6 मंथ का करना है, 6 मंथ से 36 मंथ करना है, तो ये तो आपको पता ही है ना, एलिजिबल कंपनी बोले पब्लिक से कितना ले सकती है, इनएलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना ले सकती है, आईएफएससी कंपनी प्राइवेट कंपनी या स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आप है ना इन वाली लिमिट के ऊपर आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या, आप 6 महीने से छोटा डिपॉजिट ले सकते हो, उसकी कंडीशन है दैट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन 3 महीने से छोटा तो आप ले ही नहीं सकते हो, 3 महीने से छोटा आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो, अदरवाइज इट बिकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऐसा अलाउ नहीं है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, एग्जाम में एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है, कि कंपनी जनरली डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट कितने महीने का एक्सेप्ट करती है? तो वहां पे आंसर आता है 6 मंथ। लेकिन डिपॉजिट कैन नॉट बी लेसर देन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसका आंसर आता है 3 मंथ, कि डिपॉजिट कम से कम 3 महीने से नीचे नहीं आएगा। बट जनरली कम से कम कितने महीने का होता है? जनरली 6 महीने का होता है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है। अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो उसका एक प्रोसीजर है, क्या? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, फिर मेंबर से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे, इसके बाद में क्या है, डिपॉजिट स्कीम को हम लोग अप्रूव करा के लेंगे। उसके अंदर हम लोग अमाउंट कितना टेन्योर के ले रहे हैं, हम लोग जो सिक्योरिटी दे रहे हैं वो सिक्योर है नहीं है, ये स्कीम बना के डिपॉजिट की मेंबर को प्रेजेंट करेंगे। मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो ना, क्रेडिट रेटिंग इज नॉट मैंडेटरी, चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो मत लो। इसके अलावा अब आप सर्कुलर बनाओगे, फिर सर्कुलर आरओसी को फाइल करोगे, सर्कुलर टू बी फाइल विद आरओसी, फिर सर्कुलर मेंबर को दोगे, उधर से पैसा आएगा, फिर उनको डिपॉजिट रिसिप्ट दोगे विद इन 21 डेज, जैसे सामने वाले से पैसा आया। उसके बाद में एंट्री करोगे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आपका डिपॉजिट सिक्योर है तो चार्ज क्रिएट करोगे। इसके अलावा एक कंडीशन है, डीआरआर अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, और हर साल एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और लास्ट में डिपॉजिट का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो। सेकंड चीज, आपको डीपीटी 1 में सर्कुलर देना पड़ेगा, किसको? मेंबर को, जिसके अंदर आप आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग और प्रीवियसली कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका अमाउंट और नंबर ऑफ डिपॉजिटर के बारे में बताओगे। इसके अलावा आप उसके अंदर एक सर्टिफिकेट अटैच करोगे कि कंपनी का कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। बराबर, जब हम लोग ये सर्कुलर इशू कर रहे हैं, कंपनी का कोई भी डिपॉजिट से लेके सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, या फिर कोई डिफॉल्ट था भी ना तो उस डिफॉल्ट को हमने गुड कर दिया, सही बना दिया, और उसको भी कंप्लीट करके 5 साल लैप्स हो चुके हैं, अब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट जब आपका सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट होता है, या फिर डिफॉल्ट अच्छा करने के बाद में भी अगले 5 साल के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि जो हमने डिपॉजिट क्या किया, सर्कुलर इशू किया, वो सर्कुलर पहले आरओसी को फाइल करो 30 डेज बिफोर, मेंबर को इशू करने के पहले आरओसी को फाइल करो। फिर एक क्वेश्चन आता है सर डीआरआरए अकाउंट, तो बोले देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, बराबर कितना, 10 करोड़ का, तो उसका जो 20% अमाउंट आ रहा है दैट इज हाउ मच, 2 करोड़। कम से कम बोले करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल तक एक डीआरआर अकाउंट में वो पैसा एक्चुअली ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंट्री माल के काम नहीं जमेगा। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपका डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है उसका 20% इस साल के 30 अप्रैल तक आपने डीआरआर अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। इसके अलावा यू नीड क्या, सर्टिफिकेशन की हमारी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, बराबर। और ये जो डिपॉजिट है ये सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी है, लेकिन अगर अनसिक्योर है तो इसका ढिंडोरा करना पड़ेगा, सर्कुलर में लिखना पड़ेगा अवर डिपॉजिट इज अनसिक्योर। समझ में आ रहा है? और अगर आपका डिपॉजिट पार्शियली भी सिक्योर होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, अनसिक्योर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 कंडीशन बताई। क्या? सबसे पहले इश्यू ऑफ सर्कुलर, किसको? मेंबर को। लेकिन आप मेंबर को इशू करो उसके पहले आपको किसको फाइल करना है? उसके पहले आपको फाइल करना है आरओसी को। ठीक है, आरओसी को फाइल करने के बाद में डीआरआर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है 20% ऑफ मैच्योरिंग नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का। चौथा बात, सर्टिफिकेशन आपको चाहिए जो आपको सर्कुलर आरओसी को फाइल करना है, साथ में नो रिपेमेंट ऑफ डिफॉल्ट, है ना। और लास्ट में इट में भी सिक्योर, इट में भी अनसिक्योर। अभी जो 5 कंडीशन है ना, ये 5 कंडीशन आपको करने की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं। कब? अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसका डिपॉजिट इज लेसर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो आपको ये 5 कंडीशन जो ऊपर थी वो कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, डिपॉजिट पहले 5 साल में ले रही है ना, तो भी आपको ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, वो कंपनी जिसके अपन ने 3 कंडीशन पढ़कर आए थे, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट एसोसिएट सब्सिडरी,
द बोरोइंग इज नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ पेड शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच इज लोअर एंड नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट। अगर आप ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हो तो भी आपको क्या नहीं लगेगा, डिपॉजिट का सर्कुलर इशू करना, आरओसी को फाइल करना, डीआरआर अकाउंट बनाना, ये सारी कंडीशन आपको एप्लीकेबल नहीं है। अब सुनना, यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी 5 ईयर लिखा है, पूरी एक्ट में सबदूर स्टार्टअप कंपनी 10 ईयर लिखा है, सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे 5 ईयर लिखा है, वो भी किसके लिए कि आपको कंडीशन फुलफिल नहीं करना है, दैट्स इट। सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 बोलता है डिपॉजिट का रीपेमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन कर देना। अगर आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया, तो ऐसे वाले केस में सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो कंसर्न पर्सन वो एप्लीकेशन करेगा ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर देगा कि रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट करो, कुछ लॉस हुआ है तो वो भरो। और जो आपने डीआरआर अकाउंट में पैसा डाला था ना, है ना, उसका पर्पज सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए। ये लिखा है सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 के अंदर। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 73 कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात, जो आपका डिपॉजिट है वो टाइम डिपॉजिट होना चाहिए, डिमांड डिपॉजिट। तो बोले टाइम डिपॉजिट कम से कम 6 महीने का, मैक्सिमम 36 मंथ का, ठीक है। और इससे छोटा 3 महीने वाला भी आप ले सकते हो, बट दैट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। इसके बाद में आप कितना, किससे मेंबर से कौन कितना डिपॉजिट, एलिजिबल कंपनी 10% ले सकती है, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी 35% तक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35% तक, आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी 100%, और स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी जो मैंने बताया था बियॉन्ड 100%। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी अगर आपका डिपॉजिट सिक्योर है तो। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं, कंपनी यू आर फ्री टू डिसाइड, बट दैट शैल नॉट बी एक्सीडिंग, मतलब जो रेट हमने प्रिस्क्राइब किया एनबीएफसी को, आरबीआई ने, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिपॉजिट आपको जो आएगा वो आपके मेंबर से ही आना चाहिए, क्योंकि मेंबर को आप ऑफर कर रहे हो, और उससे एक डिक्लेरेशन लेना कि ये पैसा उसने किसी से बोरो नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइंट डिपॉजिटर हो सकते हैं मैक्सिमम 3। नॉमिनेशन करना डिपॉजिट में ऑप्शनल होता है। डिपॉजिट रिसिप्ट आपने कितने दिन में इशू करनी है, 21 डेज, जिस दिन आपको पैसा मिला या फिर चेक रियलाइज हुआ या फिर डिपॉजिट रिन्यू हुआ। रजिस्टर, आपके अंदर जैसे आपने डिपॉजिट इशू किया, रीपेमेंट किया, 7 दिन के अंदर क्या करो, एंट्री करो, उसको प्रिजर्व करो रजिस्टर ऑफिस के ऊपर। और लास्ट वाला बोला है सर कितने साल के लिए प्रिजर्व करूँ, तो बोले जो लेटेस्ट एंट्री हुआ है ना उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में आगे 8 साल तक, तो प्रिजर्व फॉर 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्री इज मेड। लास्ट वाला, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर पब्लिक कंपनी आपको अपने डायरेक्टर से पैसा आ रहा है तो नोट टू अकाउंट में बताना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी आपको अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा आ रहा है तो आपको नोट टू अकाउंट में बताना पड़ेगा। कंपनी हर साल तेरे को एक डीबीटी 3 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, जो बेस होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल 30 जून तक। नो राइट ऑफ अल्टरेशन, कंपनी आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट और डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को अल्टर नहीं कर सकते हो अगर वो मेंबर के फेवर में नहीं है, इंटरेस्ट में नहीं है तो। लास्ट वाला पॉइंट, क्या प्री मैच्योर डिपॉजिट हो सकता है, मानो मैंने आपको ऑप्शन दिया 1%, 1 ईयर के लिए 7%, 2 ईयर के लिए 10% और 3 ईयर के लिए 12.5% वाला, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर मैंने एक्सेप्ट तो किया था 3% के लिए, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास सेकंड ईयर पे ही, तो क्या मेरे को मेरा क्या डिपॉजिट का पैसा मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो 12% के 12.5% के हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर डिपॉजिट 2 साल के लिए एक्सेप्ट किया रहता तो आपको कितना मिलता था, 10%, तो बोले -1% करके आपको डिपॉजिट 9% के हिसाब से मिलेगा। कुछ कैलकुलेशन मैंने क्लास के अंदर करके बताए थे। आगे बढ़ते हैं। सर बोले अगर 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 कंपनी फेल कर जाती है डिपॉजिट देने में तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओवर ड्यू पीरियड 18% लगेगा, साथ ही साथ आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन करो, एनसीएलटी उनको ऑर्डर देगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम किससे, आपका मेंबर से, ठीक है। पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो अब देखो, पहली बात तो बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर एक तो पास होगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर पास होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, पब्लिक के लिए। कब मैं बताऊंगा कैसे से। प्रीपेड डिपॉजिट स्कीम, ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है क्रेडिट रेटिंग लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर इशू करो डीबीटी 1 फॉर्म में, फिर वो आरओसी को फाइल करो, मेंबर को फाइल करो, सर्टिफिकेट इशू करो, बाकी सारी चीजें सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकती, पहली बात तो एलिजिबल कंपनी होना चाहिए। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैं एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लेकिन आपको सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो क्या थी, सर्कुलर मेंबर को दोगे उसके पहले आरओसी को देना, बराबर, तो सर्कुलर आरओसी को देना, फिर मेंबर को देना और डीआरआर अकाउंट बनाना, और सर्कुलर के साथ में ऑडिटर का सर्टिफिकेट अटैच करना, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन है वो तो था ही। इसके अलावा बोला है कंपनी नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो, लेकिन इसके अंदर आती है कंडीशन क्या, अगर आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग
एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोज डिपॉजिट, एक लिमिट है 181C, उसके अंदर होगा तो यू नीड टू पास जस्ट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर वो उसके बाहर होगा तो यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजोल्यूशन आपने पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन, एमजीटी 14 में आरओसी को फाइल करना पड़ता है। कंपनी आपको हर साल क्या करना है, हर साल पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो ना, अप्रोच करना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको क्रेडिट रेटिंग देगी, फिर वो क्रेडिट रेटिंग आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है पब्लिक को। और हर साल जब आप अपग्रेड कर रहे हो रेटिंग को, तो बोले वो रेटिंग क्या करना है आपको, डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करोगे ना हर साल, तो वो डीपीटी 3 फॉर्म में अटैच करना है, आरओसी को बताना है। ठीक है, और आपकी क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी लोअर देन द रेट जो एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब है। नेक्स्ट पॉइंट, सर चार्ज क्रिएट सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर कब मानेंगे, पहली बात तो विद इन 30 डेज होना चाहिए, नॉट ऑन इंटेंजिबल एसेट, जो एसेट का वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से कम है, पार्शियल सिक्योर है, तो उसको हम लोग डीम सिक्योर मानेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में एमसीक्यू आया था। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी कवर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पब्लिक से गवर्नमेंट कंपनी अप टू 35%, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल कंपनी अप टू 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ डिपॉजिट इन द सर्कुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब 2 न्यूज़पेपर में डालना है, वेबसाइट पे डालना है, आरओसी को 30 डे प्रायर सर्कुलर फाइल करना है, बराबर, वो सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डीआरआर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट का मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। अगले साल जो अमाउंट मैच्योर होने वाला है उसका, देखो 50 करोड़ मैच्योर होने वाला है, उसका 20% इस साल डाल दो। अगले साल 100 करोड़ मैच्योर होने वाला है, उसका 20% इस साल डाल दो। लेकिन और एक कंडीशन, क्या, इस साल जो मैच्योर हो रहा है 20 करोड़, इसका 20% अकाउंट में बैलेंस पेंडिंग होना चाहिए। मतलब ये 10 करोड़ आप पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकते हो इसको रीपेमेंट के लिए, बोले इसका अमाउंट कितना है, 4 करोड़ बैलेंस होना चाहिए, मतलब सिर्फ 6 करोड़ यूज कर सकते हो। अब अगले साल 50 करोड़ आपको क्या करना है, रीपेमेंट करना है। अकाउंट में ऑलरेडी कितना पड़ा है, 4 करोड़, प्लस 20 करोड़ आपने अगले साल का डाला। ठीक है, तो टोटल हो गया 24 करोड़। क्या पूरा 24 करोड़ आप 50 करोड़ के लिए यूज कर सकते हो, आंसर इज नो। 10 करोड़ तो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, मतलब जिस इस साल जो मैच्योर हो रहा है उसका 20% बैलेंस आपके अकाउंट में रहना चाहिए। लास्ट ईयर के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये सारे रेट डिस्कस हमने कर दिए। रेट ऑफ ब्रोकरेज, एप्लीकेशन बाय मेंबर, मेंबर नहीं आएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन बाय पब्लिक आएगा। एप्लीकेशन इन द जॉइंट नेम, 3 लोग मैक्सिमम, नॉमिनेशन ऑप्शन है, डिपॉजिटरी से 21 दिन में देना है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में 7 डेज में एंट्री होना चाहिए, 8 साल तक प्रिजर्व करना है रजिस्टर ऑफिस पे। प्री मैच्योर डिपॉजिट का हम लोगों ने ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, प्री मैच्योर रिन्यूअल कर रहे हो तुम डिपॉजिट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्या। मतलब देखो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि 1 साल के लिए रखोगे 7%, 2 साल के लिए रखोगे तो तुमको मिलेगा 10%, और 3 साल के लिए डिपॉजिट रखोगे तो तुमको मिलेगा कितना, 12.5%। आपने लिया था 2% वाला, लेकिन आप मेरे पास आते हो, रिन्यूअल करना है मेरे को, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं आपको दूंगा। तो बोले कंडीशन है, क्या, जितने पीरियड के लिए आप रिन्यू कर रहे हो और जितना आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड है, आपने लिया था 24 महीने का और आप मेरे पास आ रहे हो कितने महीने पे, 18 4 महीने बाकी है ना, तो द रिन्यूअल पीरियड शाल बी ग्रेटर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल, वी आर डन विद द एंटायर डिपॉजिट चैप्टर। इसके बाद में अगर आप इसके लेके कोई क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो, मतलब आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया या फिर टाइमली डिपॉजिट रिपेमेंट नहीं किया, तो कंपनी आपको रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, प्लस मिनिमम फाइन आपको मिलेगा 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर विच में एक्सटेंड अप टू 10 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपको मिनिमम फाइन मिलेगा 25 लाख विच में जो मैक्सिमम 2 करोड़, और साथ ही साथ में आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 7 साल तक की। और अगर गलती से पाया गया आप फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से ये सब कुछ किए हो, तो फिर ऐसे वाले केस में आप लायबल हो जाओगे सेक्शन 447 के अंदर। सेक्शन नंबर 74 एंड द 75 इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्रैक्टिकली भी इसका कोई सेंस रहा नहीं है ना, ट्रांजिशनल प्रोविजन का था, तो ये खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिपॉजिट की डेफिनेशन के बारे में। डिपॉजिट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई पैसा आपको किससे आया हुआ है, कोई पैसा आपको सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है, तो उनसे कोई पैसा आ रहा है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। XYZ से सोर्स से पैसा आ रहा है जिसका रीपेमेंट गारंटी किया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, इनको किस बात का सिक्योरिटी चाहिए, समझ में आ रहा है। डिपॉजिट में फ्रॉड होते थे, इसलिए हमने क्या कहा, डिपॉजिट चैप्टर को स्ट्रिक्ट बनाया। इनका रीपेमेंट गारंटी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। आगे क्या बोला हुआ है कि सर फॉरेन सोर्स से कोई पैसा आ रहा है जो फेमा की कंप्लायंस कर रहा है, तो फेमा की कंप्लायंस कर रहा है, इसको भी सिक्योर करने की जरूरत नहीं है, इसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे।
किसी बैंक से पैसा आ रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा आ रहा है, दिस इज नॉट अ डिपॉजिट, क्योंकि ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है ना पैसा। या फिर किसी बॉडी, किसी और कंपनी से पैसा आ रहा है, तो वो सेक्शन 73 के अंदर डिपॉजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेक्शन 186 कवर है। अब मानो आपकी कंपनी को XYZ से सोर्स से पैसा आ रहा है, जिसका गारंटी सेक्टर और रेगुलेटर उठा रहे। मतलब क्या बात हुआ, मेरी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन है, तो मेरा सेक्टर रेगुलेटर कौन है? ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरी कंपनी LIC है, उसका सेक्टर रेगुलेटर कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो बोल रही कि तुम इसको पैसा दो, गारंटी मैं लेता हूँ रीपेमेंट का। तो ऐसे वाले केस में वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पर्सन से अगर आपको डिपॉजिट आ रहा है तो हम उसको डिपॉजिट नहीं, कोई पर्सन है कुछ, इनसे अगर पैसा आ रहा है तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कब? पब्लिक कंपनी, अगर आपको अपने डायरेक्टर से पैसा आ रहा है, या प्राइवेट कंपनी आपको अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से आ रहा है। एक कंडीशन है क्या, कि आप इनसे एक डिक्लेरेशन लो कि ये पैसा कि इन्होंने बोरो नहीं किया है। सर वो पैसा अगर उनको गिफ्ट मिला है तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉय से पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्यों? क्योंकि हमें गारंटी नहीं, वो छोड़ के गया तो अपन एडवांस में पैसा लेते हैं, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा? बोले वो भी नहीं माना जाएगा। दो कंडीशन, कंडीशन 1 नॉट इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, और कंडीशन 2 उनके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी आती है एग्जाम में। तीसरा बात, कि अगर आपको अपने प्रमोटर से अनसिक्योर लोन बोल आया है, क्यों? क्योंकि कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं मैं तो रिस्क लूंगा तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे प्रमोटर की बैंड बजनी चाहिए, उसको बोलो वो भी पैसा दे, और उसका पैसा अनसिक्योर होना चाहिए। मतलब कल जाके कंपनी का बैंड बजा तो हमें पहले पैसा मिलना चाहिए, बाद में प्रमोटर को मिलना चाहिए। तो द मनी रिसीव फ्रॉम प्रमोटर इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर लोन एज अ टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ डिपॉजिट टिल रीपेमेंट टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जैसे रीपेमेंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को कर दिया और आपने अपने प्रमोटर को उनका पैसा वापस नहीं किया, फिर वो डिपॉजिट है। लास्ट वाला पॉइंट है, स्टार्टअप कंपनी है, अगर किसी पर्सन से आपको सिंगल स्ट्रेच, मतलब एट अ स्ट्रेच 25 लाख और उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में आप उनको कन्वर्टिबल नोट दे रहे हो, कन्वर्टिबल नोट में क्या लिखा है कि 10 साल के अंदर ही इसको हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एट द एंड ही इज गोइंग टू बी शेयर होल्डर ना, तो उसको डिपॉजिट क्यों कंसिडर करें। मिसलेनियस पॉइंट क्या बोला है, निधि कंपनी को पैसा आ रहा है तो निधि एक्ट है, निधि कंपनी का खुद का रूल्स रेगुलेशंस है, इसको हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे। चिट फंड कंपनी को चीट आ रहा है इन द फंड, इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, उसको भी हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लास्ट, अगर म्यूचुअल फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड, अगर इनको कोई पैसा आ रहा है तो वो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से आ रहा है, सेबी उधर देखने के लिए बेटा है, इसको हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि सर सिक्योरिटीज से लेके, अगर आप कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो विच इज लेसर देन 90 डेज है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, ये डिपॉजिट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसको देखने के लिए RBI बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने सिक्योरिटी, हमारे पास सिक्योरिटी एप्लीकेशन मनी आया, तो सर ये डिपॉजिट है क्या? ये भी डिपॉजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन मनी है वो 60 डेज में आपको अलॉटमेंट, यूज फॉर टू पर्पज, एक तो अलॉटमेंट या फिर रिफंड। 60 डेज में अलॉटमेंट करो या फिर नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड करो, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने 15 डेज में रिफंड नहीं किया, फिर इसको डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। अब ये एक पॉइंट है, बच्चों को बड़ा तकलीफ देता है, तो इसको इजी कर दिया मैंने। सुनो, अगर आप डिवेंचर बॉन्ड इशू कर रहे हो, पहली बात अगर वो सिक्योर है, सिक्योर मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से ज्यादा उसकी एसेट की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और वो एसेट टेंजिबल होनी चाहिए, तो 100% सिक्योर है, फर्स्ट चार और पारी पासु विद फर्स्ट चार टेंजिबल एसेट पे, और उसकी जो वैल्यू दैट इज एक्सीडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में यार ऑलरेडी तुम सिक्योर, तुमको क्यों डिपॉजिट बोल के सिक्योरिटी दे, तो बोले ये डिपॉजिट नहीं है। दूसरा, तुम्हारा जो डिवेंचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, शेयर्स के अंदर 10 साल के अंदर, फिर बोले तुम वैसे ही रेडी हो बोले शेयर होल्डर बनने के लिए, तुमको काय को डिपॉजिट बोल के सिक्योर करे। लास्ट वाला, सर मेरा जो डिवेंचर है ना वो सिक्योर भी नहीं है, वो कन्वर्टेबल भी नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो अगर आप लिस्टेड हो तो सेबी देखने के लिए बैठा है तो आपको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बट अगर आप अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो तो आपको हम लोग डिपॉजिट मानेंगे। लास्ट वाला पॉइंट आता है क्या, कि सर अमाउंट रिसीव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपको कोई गुड्स या सर्विस के लिए पैसा आया है तो 365 डेज में उसको गुड सर्विस दे दो, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 365 डेज में गुड सर्विस नहीं दिया तो नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड कर दो। ठीक है, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पैसा आया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 365 डेज में तो नहीं दोगे, तो बोले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी अवेलेबल करवा देना, नहीं कराए तो उसके अगले 15 दिन में रिफंड कर देना। या फिर कैपिटल गुड्स के लिए पैसा है, आप फॉरेन से कोई कैपिटल गुड्स मंगा के देने वाले थे, तो बोले जो टर्म्स एंड कंडीशन मिल है उस पीरियड के अंदर रिफंड उनको दे देना, कैपिटल गुड्स नहीं दे पाए तो नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है
देखो किसी चीज के लिए आपको परमिशन चाहिए थी, मतलब आपको पाकिस्तान से कोई कैपिटल गुड्स लाना था, इंडिया से भी परमिशन चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी परमिशन चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला हम आपको परमिशन नहीं देते। अब आपने सामने वाले को बोला 6 महीने में मैं आपको कैपिटल गुड दूंगा, लेकिन पहले महीने में इस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला हम आपको परमिशन नहीं देते। तो बोले सुनो, आप तो आप उसको गुड्स दे ही नहीं सकते हो ना। अब 6 महीने गए भाड़ में, उन्होंने नहीं बोल दिया, परमिशन चाहिए थी, परमिशन नहीं मिली, नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड कर दो, नहीं करोगे तो फिर डिपॉजिट माना जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट। एंड द लास्ट पॉइंट, कि अगर आप किसी को एक्सटेंडेड वारंटी के नाम में पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो बोले कितने साल तक का ले सकते हैं, बोले 5 ईयर, और आपकी बिजनेस की जो प्रैक्टिस है, जो आपके जैसे लैपटॉप के केस में 2 साल एक्स्ट्रा ले सकते हो, मोबाइल के केस में 1 ईयर एक्स्ट्रा ले, सॉरी लैपटॉप के केस में 1 ईयर एक्स्ट्रा ले सकते हो, मोबाइल के केस में 2 ईयर एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस प्रैक्टिस विच एवर इज लोअर, वहां तक का पैसा ले रहे हो ना, नॉट अ डिपॉजिट, अदरवाइज आपको डिपॉजिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो गाइज मैं आशा करता हूँ अगर आपने डिपॉजिट चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, तो आपको ये आधे घंटे का लेक्चर देख के पूरा का पूरा डिपॉजिट चैप्टर रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।